तो चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। ये थंबनेल तो थोड़ा अजीब है, एआई से बनाया हुआ है, बट ठीक है। लेट्स सी कि आज हम अपने क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन अगर आपको प्रेडिक्ट करनी है प्रोडक्ट, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी होती है वो है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अपन ने इंटरमीडिएट लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, कार्बन फ्री रेडिकल। तो उनकी जो स्टेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन का रास्ता तय होता है कि रिएक्शन किस रास्ते जाएगी और क्या प्रोडक्ट बनाएगी। तो हम देखेंगे कि आज जो स्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। देखो, कुछ इफेक्ट्स होते हैं जिससे हम तय करते हैं कि जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा ही है, शुरू में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, बाद में आपको इंटरेस्ट आना शुरू होता है। तो जो इनऑर्गेनिक फैक्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स वो हमेशा ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक फैक्टर्स। अब इनऑर्गेनिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है, दो चीजें आती है मेनली, कि अनायन का जो साइज है या कटायन का जो साइज है वो कितना है, अनायन या कटायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। बाद में आते हैं अपने ऑर्गेनिक फैक्टर्स। अब ऑर्गेनिक फैक्टर्स में भी 4 फैक्टर्स हैं मेजरली जो आपको पढ़ने हैं, एंड उसमें जो ऑर्डर है वो आपको बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल इफेक्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, दैट इज एरोमेटिक इफेक्ट या एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर रेजोनेंस या मेसोमेरिक या इलेक्ट्रोमेरिक, जो भी आप बोलना चाहो जिसको जैसे। बाद में आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड सबसे वीकेस्ट जो इफेक्ट है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी हम इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे, तो आपको याद रखने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं। इसी ऑर्डर में मतलब हम लोग वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट चलेंगे। मतलब हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। एंड धीरे धीरे फिर इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर मेसोमेरिक या मैंने रेजोमेरिक लिख दिया, सॉरी, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, एंड फिर एरोमेटिसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज। इन दोनों को साथ में डिस्कस करते जाएंगे जब भी इनकी बात आएगी। बट अपना मेजर जो पार्ट चल रहा है वीडियो का, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम इन चारों को ज्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे एज कम्पेयर टू बाकी के। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इफेक्ट्स है, वैसे तो मैंने पिछला बता दिया आपको कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की कौन कौन से इफेक्ट है। स्टिल मैं यहाँ पर फिर से एक बार और लिख देता हूँ, आप भी बोलते रहो साथ में ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे ज्यादा पावरफुल इफेक्ट कौन सा है पहले नंबर पे, दैट इज एरोमेटिसिटी। हालांकि हम पढ़ेंगे इसको सबसे लास्ट नंबर पे क्योंकि हम पावर वाइज जा रहे हैं। उससे कम सेकंड नंबर पे कौन आता है, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस से कम तीसरे नंबर पे कौन आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और सबसे वीकेस्ट जो इफेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चौथे नंबर का, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम भैया वीकेस्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी इंडक्टिव से स्टार्ट करेंगे और आगे आगे फिर लेकर जाएंगे उसको कि कहाँ तक हमको जाना है। तो चलो इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। अब जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, मान लीजिए कार्बन एक एक्स नाम के एलिमेंट से अटैच्ड है, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कार्बन की है वो कम है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। इसका मतलब एक्स की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये जो कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अरे ये क्या हो गया, शायद पेन का लोचा है इसको, ओके ठीक। तो यस, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं इनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब यहाँ पर जैसे हमने बोला कि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ कार्बन और एक्स का जो बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड है ये, तो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा लाइन हो जाएंगे, किसकी तरफ ज्यादा मूव हो जाएंगे, एक्स की तरफ। एंड हेंस एक्स के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बस इसी इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये एक परमानेंट इफेक्ट है। मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिखता हूँ इसके। सबसे पहली चीज तो इसका डेफिनेशन आ जाएगा
तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स more electronegative atom. ओके तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या हो गया इसकी डेफिनेशन के बाद ये एक परमानेंट इफेक्ट है। क्या है ये? एक परमानेंट इफेक्ट है, मतलब ये ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए रहेगा फिर चला जाएगा। कोई मॉलिक्यूल का लगातार इंडक्टिव इफेक्ट उसमें लगता है, हेंस इट इज नोन एज परमानेंट इफेक्ट। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो इसकी इंडक्टिव इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ है, इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ या फिर सिंपली इंडक्टिव इफेक्ट भी बोल सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब जैसे जैसे आपका कार्बन से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो इंडक्टिव इफेक्ट का असर है वो कम कम होते जाता है। थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल की मदद से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि x यहाँ पे है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो अगले कार्बन पे ये इफेक्ट और कम हो जाएगा, इसलिए डबल डेल्टा लगाया। अगले कार्बन पे ये और कम हो जाएगा, इसलिए 3 डेल्टा लगाया। मतलब जैसे जैसे दूर जा रहे हो वैसे वैसे कम हो रहा है। एंड इस पे तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा इफेक्ट, मतलब इट इज एप्लीकेबल या फिर इट इज इफेक्टिव टिल थर्ड कार्बन। तो जो चेन है वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है ज्यादा दूर तक काम नहीं करता है। आप इस कार्बन पे देख रहे हो तो अच्छा खासा इफेक्ट रहेगा, सेकंड वाले में 10% कम हो जाएगा, थर्ड वाले में और कम हो जाएगा, एंड हेंस जो चौथा कार्बन है वहां जाते जाते ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अच्छा ठीक है, और कुछ इसमें बताने लायक? और कुछ तो बताने लायक है नहीं, फिर अगर कुछ याद आता है तो मैं आपको वो टाइम पर बता दूंगा। ठीक है, अब लेट्स सी आगे जो चीज है। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप से हो सकते हैं, अब ये तो मैंने बताया नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, फिर उनकी सीरीज देखेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, यानी जो कार्बन की तरफ या अपने से दूर, मान लो एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये अपने से दूर इलेक्ट्रॉन्स को भेजने की कोशिश करेगा, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे यहाँ पर ये जो है दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर बोलेंगे कि कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस आई सीरीज। उसी प्रकार अगर मान लो कोई एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, वाई से डिनोट कर देते हैं, अपनी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे माइनस आई ग्रुप, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉ करना मतलब खींचना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी से निकाल लेना, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करना। तो अब ये कब होगा? यहाँ पर ऐसा पॉसिबल तब है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, या फिर ऐसा बोलना चाहिए कि इसको इलेक्ट्रॉन को दूर ढकेल रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अच्छा ये वाला पॉइंट रहने दो, ये कंफ्यूज करेगा, बस इतना ध्यान रखो। दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है। अब अलग अलग ग्रुप्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और इलेक्ट्रॉन अपने से दूर धकेलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो उनको हमने सीरीज में अरेंज किया है जिसको हम प्लस आई और माइनस आई सीरीज बोलते हैं। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पर ये माइनस आई सीरीज है, आप इसका पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसके बिना यहाँ पर नहीं होगा। देखिए नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन दिखा रहा है, जनरली यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कैटायंस ही है, यहाँ से यहाँ तक देखो कौन है, दीज आर कैटायंस। एंड इसके बाद भी अगर आप देखोगे यहाँ पर शायद उन्होंने पोलर पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ से लेकर आगे तक पूरे सारे, और उसी प्रकार से प्लस आई सीरीज है, तो प्लस आई सीरीज में शुरू में कौन है देखो, अनायंस है, दीज आर अनायंस।
जैसे यहाँ पर कटायंस है, यहाँ पर कटायंस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऑब्वियसली, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन सामने वाले से खींचेंगे, हेंस दे शो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। जबकि माइनस चार्ज किन के ऊपर होता है, जिनके ऊपर एक्सेस, यहाँ पर भी माइनस है, जिनके ऊपर एक्सेस में माइनस चार्ज है उन्हीं के ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो ये क्या करेंगे, एक्सेस होने की वजह से सामने वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन ढकेलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये सारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ऊपर के सारे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यस, तो ये तो गई सीरीज, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्योंकि इसी के अनुसार सारी चीजें, सारी बातें होंगी। अब इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या हैं, तो जैसे मैंने शुरू में ही लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि हम जो भी इफेक्ट्स देखने जा रहे हैं वो हमको ये बताएंगे कि कोई इंटरमीडिएट कितना स्टेबल या फिर कितना अनस्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन बनता है। अच्छा, जैसी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन होता है वैसे ही सेम तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल भी होता है, कार्बन फ्री रेडिकल। तो इसका और इसका, कार्बोकटायन मतलब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, कार्बन फ्री रेडिकल मतलब कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जिसको नहीं पता प्लीज पिछला लेक्चर देख कर आना, तभी समझेगा। एंड दूसरा जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन है, कार्बो अनायन मतलब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है। अब वो देखेंगे कैसे काम करता है वो। तो उसके बाद क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ, और उसके बाद क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो अब चलो अब देखते हैं कि कैसे इसका एप्लीकेशन करना है। तो पहला हम एप्लीकेशन कौन सा ले रहे हैं यहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो पहले तो मैंने जैसे बोला था कि हर वक्त हम जो है इनऑर्गेनिक के थोड़े बहुत फैक्टर्स देख लेंगे। तो इनऑर्गेनिक के दो फैक्टर्स कौन से थे, एक था साइज और एक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम साइज को तो अभी कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम हमेशा कार्बन के ऊपर बात कर रहे हैं, कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन मतलब कार्बन एटम एक ही है, तो साइज कैसे अलग अलग हो सकता है उसका, तो इसलिए हम साइज वाला फैक्टर तो कंसीडर कर ही नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, कार्बोकटायन। तो एक ही एलिमेंट है कार्बन, साइज सेम ही रहेगा उसका। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि जब एलिमेंट सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब कार्बन की अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप के बॉन्ड्स बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो उसके अकॉर्डिंग उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड्स बना रखे हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कार्बन ने अगर डबल बॉन्ड बना रखे हैं तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। एंड अगर कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखे हैं तो ये फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब अगर हम कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की बात करें, अच्छा sp3 मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी, ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब अगर मैं कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की बात करूं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है कार्बन की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर। जिसके अंदर s कैरेक्टर यानी s ऑर्बिटल का जितना ज्यादा रोल होगा, जितना ज्यादा कैरेक्टर होगा, उतना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज s कैरेक्टर लिखना चाहूँ सबका, तो जैसे इसमें 4 एटम्स है, जिसमें से एक एटम जो है S और सबशेल है, तो 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4, इनटू में क्या हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 25%। दिस कम्स आउट टू बी 25%। इसमें अगर हम बात करें तो कितने S के ऑर्बिटल है, 1। टोटल कितने ऑर्बिटल्स है, तो एक S का है और 2 P के, टोटल हो गए 3, इनटू में कितना आ जाएगा 100, तो आ जाएगा 33.33%। इसमें अगर मैं S कैरेक्टर की बात करूं तो टोटल ऑर्बिटल है 2 और उसमें से एक कौन है, S, तो S 1 है, टोटल ऑर्बिटल है 2, तो 1/2 इंटू में 100, दैट इज 50%। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा S कैरेक्टर किसका है, sp का, उससे कम किसका है, sp2 का, और सबसे कम किसका है, sp3 का। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो S कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा होगी, किसकी, sp की। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आएगी, sp2 की, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, sp3 की। अब इस चीज का ध्यान रखना कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। ऑर्गेनिक में ऐसा जादू नहीं हो जाता एकदम कि आपको तुरंत समझ में आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस, जब धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं तो आगे फिर काम बनता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इसको जब समझ में आना शुरू होता है तभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप पेशेंस से काम करिएगा।
आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो हम अभी इंडक्टिव इफेक्ट तो देख ही रहे हैं, लेकिन मैंने बोला था हर बार अपन इनऑर्गेनिक के जो फैक्टर्स है वो भी साथ में कंसिडर करेंगे। तो पहले हमने इलेक्ट्रॉन साइज के बारे में देखा, तो साइज कार्बोकटायन अगर है तो सभी कार्बोकटायन का साइज तो सेम होगा, कार्बन का साइज, तो इसलिए यहाँ पर साइज के बारे में डिस्कशन ज़्यादा नहीं किया। जबकि सेकंड जो इनऑर्गेनिक फैक्टर है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की अलग अलग हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया 3 टाइप के कार्बन होते हैं, एक sp3, sp2 और एक sp। तो जिसके अंदर जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसका भी कारण है वैसे, क्योंकि s जो कैरेक्टर होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, मतलब s ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। न्यूक्लियस का ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसलिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचने की टेंडेंसी दिखाता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब यहाँ पर एस कैरेक्टर मैंने आपको निकालना सिखाया। चार सबशेल्स हैं यहाँ पर, एक एस के और 3 पी के, और जिसमें से एक एस है तो एक एस डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%, एंड बाकी की भी सेम ऐसे ही है। फिर सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है एसपी हाइब्रिड कार्बन का, फिर sp2 का, और फिर लास्ट में sp3 का। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर वही रहा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड, फिर कौन रहेगा? डबल बॉन्ड, और फिर कौन रहेगा? सिंगल बॉन्ड। अब इसका एप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं अब देखो, तो 3 केसेस मैं आपको बताता हूं। हमारे पास में कार्बोकटायन 3 जगह पे, एक ट्रिपल बॉन्ड पे, एक डबल बॉन्ड पे और एक सिंगल बॉन्ड पे है। तो इसमें अब स्टेबिलिटी में बताता हूं आपकी कौन से ज्यादा स्टेबल रहेगा और कौन सा कम। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब क्या कि उसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की चाहत है, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है। अब सोचो तुमने उसी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब आप किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालते हो। अब जिसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तुमने उसी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो वो तो अनस्टेबल ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ये वाला। फिर से एक बार समझ लो, ये कौन सा हाइब्रिड है? ये sp है। ये कौन सा है? sp2 है। और ये कौन सा है? sp3 है। तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए था, और तुमने क्या किया? उसी से मारपीट के जो है इलेक्ट्रॉन ले लिया। कोई अगर किसी चीज से बहुत प्यार करता है तो उसको छीन लो तो अनस्टेबल तो हो ही जाएगा। अब ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता था, तुमने इलेक्ट्रॉन ही छीन लिया उसका, तो वो हो गया अनस्टेबल। जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम थी, यानी इसको बहुत ज्यादा लगाव था नहीं इलेक्ट्रॉन से, तो उसमें से तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल भी लिया तो वो उतना अनस्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल ये है और सबसे अनस्टेबल ये है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा था। तो ये तो हो गया भैया इसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। अब बात करेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करूं, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं, तो यहां पर कार्बन 3 टाइप में फिर से आ जाएंगे। एक होता है बेटा टर्शरी कार्बन, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है प्राइमरी। अब इनका क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ। ऐसा कार्बन जो 3 लोगों से अटैच्ड है उसको हम बोलते हैं टर्शरी है, 3 डिग्री कार्बन। जो 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन हो सकता है मे बी इसमें, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। और जो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, बाकी जगह हाइड्रोजन अटैच्ड है, क्योंकि अच्छा ये मैंने बताया नहीं, हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 0 माना जाता है, मतलब ना तो वो इलेक्ट्रॉन छीनता है किसी से, ना तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, तो उसका इंडक्टिव पावर 0 है। तो अच्छा है, यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? तो बहुत आसान सा इसका आंसर होगा। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये C अकेला थोड़ी रहेगा, CH3 रहेगा, ये भी CH3 रहेगा, ये भी CH3 रहेगा। अब CH3 के अलावा भी और भी कार्बन अटैच हो सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ CH3 सोचना है अभी फिलहाल के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो CH3 का इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब यहाँ पर आप सोचो अगर किसी व्यक्ति को पैसे की कमी है तो अनस्टेबल रहेगा वो, एंड पैसे की कमी अनस्टेबल, उसकी ये जो अनस्टेबिलिटी है इसको दूर कैसे किया जा सकता है? तो बहुत आसान सा जवाब है, अगर उसको कोई पैसे दे दे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अगर उसको कोई पैसे दे दे तो वो स्टेबल हो सकता है, और जितने ज्यादा लोग मिल जाए उसको पैसे देने वाले वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर है, वही खेल यहाँ पर भी है। यहाँ पर कार्बोकटायन का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन देने वाले यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं? 3। इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं? 2। और इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं?
एक। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि कौन सा वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको तीन तीन लोग मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सबसे कम कौन होगा, प्राइमरी। तो इस प्रकार से हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। अच्छा, जो ऑर्डर हम कार्बोकेटाइन के लिए देख रहे हैं वही सेम ऑर्डर कार्बन फ्री रेडिकल के लिए भी रहेगा। तो जनरली जो टर्शरी कार्बन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन, फिर सेकेंडरी, और फिर कौन सा होता है, प्राइमरी। तो अब इस चीज़ को आप ध्यान रखें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे की बात करेंगे। कार्बोकेटाइन जो होता है वो अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है डिस्टेंस, दूसरा है नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स, और फिर लास्ट में आता है प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर आपको मैंने जो पहले स्क्रीनशॉट लेने बोला था, व्हाइट कलर का एक टेबल दिखा होगा आपको, प्लस आई सीरीज और माइनस आई सीरीज, उसको हम प्रायोरिटी ऑर्डर बोलते हैं कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो वो अगर आप ऑर्डर देखो तो सबसे ज़्यादा बलशाली यहाँ पर डिस्टेंस होता है, क्योंकि डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा दूर होगा तो फर्क नहीं पड़ता कि कितना पावरफुल ग्रुप है, वो इंडक्टिव इफेक्ट उतना दूर काम कर ही नहीं सकता। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती है, इसलिए भी जनरली लोग उसको स्किप कर देते हैं एंड बाद में फिर पछताते हैं जब एग्जाम्स आते हैं। तो आप स्टार्टिंग से थोड़ा पेशेंस रख के इसको समझोगे तो आपको आगे में हेल्प मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अच्छा, मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे दूरी बढ़ते जा रही है वैसे वैसे उसका पावर क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो डजेंट मैटर कि कितना भी पावरफुल तुमने ग्रुप ला लिया, लेकिन अगर मान लो वो 3 कार्बन से अधिक है तो इंडक्टिव इफेक्ट वैसे ही 0 हो जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, डिस्टेंस को, कि भैया जितना पास रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जितना पास रहेगा उतना ज़्यादा वो काम करेगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, सेकंड क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स, कि भैया जितने ज़्यादा ग्रुप्स रहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले, उतना ज़्यादा उसमें इफेक्ट दिखेगा आपको, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कम रहेंगे तो कम दिखेगा। एंड लास्ट में जब आप यूज़ करोगे तो वो फिर क्या यूज़ करोगे, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो पहला क्या देखना है, डिस्टेंस, फिर क्या देखना है, नंबर ऑफ ग्रुप्स, और फिर लास्ट में क्या देखना है, प्रायोरिटी। तो ये ऑर्डर रहेगा। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एंड इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कर दिया, जैसे अब हमारे पास में एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कार्बन कंपाउंड्स बनाता हूं मैं। यहाँ कार्बोकेटाइन है पहला, दूसरे कंपाउंड में यहाँ कार्बोकेटाइन लगा देता हूँ यहाँ पर, ओके। तीसरे नंबर पे यहाँ कार्बोकेटाइन और यहाँ O- लगा दिया। चौथे नंबर पे यहाँ कार्बोकेटाइन और यहीं पर मैंने लगा दिया मान लो CH2-। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है कि इसको आपको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो 1, 2, 3 और 4 कंपाउंड है, इनको आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के हिसाब से अरेंज करना है। तो अब सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, DNP रूल फॉलो करना है। सबसे पहले क्या देखना है आपको, डिस्टेंस। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही इंडक्टिव इफेक्ट है, इसके अलावा कोई है नहीं। यहाँ पर ये कार्बन से आ रहा है, लेकिन इस कार्बन को 2 साइड से इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है। इसको देखिए, यहाँ पर एक ही कार्बन है, यहाँ पर एक ही कार्बन है, लेकिन इस कार्बन को इधर साइड से इंडक्टिव इफेक्ट और यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है डिस्टेंस। तो पहले यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो सबसे कम स्टेबल तो यही होगा। कौन सा, फर्स्ट वाला सबसे कम स्टेबल है, क्योंकि इसके पास सिर्फ कार्बन की एक चेन है और कोई इंडक्टिव इफेक्ट देने वाला है नहीं। हाँ, इसमें और इसमें तीनों में एक एक्स्ट्रा ग्रुप लगाया, जैसे यहाँ CH3 लगाया, यहाँ O- लगाया, यहाँ CH2- लगाया। तो अब देखना है आपको डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर आप डिस्टेंस देखते हो तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन। तो यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट देने वाला ग्रुप है वो सेकंड नंबर के कार्बन पे है, बाकी इन दोनों में थर्ड नंबर के कार्बन पे है।
तो इन तीनों में विनर ये रहेगा। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं? डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस सबसे कम इसका है, इसलिए इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, ध्यान रखना ये भी। यहाँ पॉजिटिव इंडक्टिव यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एंड ये क्योंकि पास में है तो ये ज्यादा अच्छे से उसको स्टेबलाइज कर पाएगा। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दीज थ्री। सबसे कम स्टेबल तो पहले ही पता चल गया, तो ये जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यानी सेकंड वाला। अब टाई किसके बीच में हुई है? इन दोनों के बीच में, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें भी थर्ड कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट है। अच्छा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, वो भी ध्यान रखना। हाँ, ये भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एंड कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन देने वाले ही लोग चाहिए। तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन अब इसमें डिस्टेंस भी सेम है, तो अब नंबर ऑफ ग्रुप्स भी सेम है। नंबर ऑफ ग्रुप का मतलब इसमें कितने लोग हैं इंडक्टिव इफेक्ट देने वाले? एक और ये दो, इसमें भी एक और ये दो, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स भी सेम है। तो फाइनली किस में आ जाएंगे हम? प्रायोरिटी ऑर्डर में। अब प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर आप चेक करो तो CH2 माइनस काफी ज्यादा पावरफुल है, इनफैक्ट सबसे पावरफुल है, और O माइनस थोड़ा उससे कम पावरफुल है। तो ये ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 3। तो 4 ज्यादा स्टेबल है, और उससे कम स्टेबल कौन है? 3। तो ये हो गया आपका प्रायोरिटी ऑर्डर। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सेकंड। क्यों सेकंड सबसे ज्यादा पावरफुल होगा? क्योंकि उसके जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगा है। उससे कम स्टेबल कौन होगा? चौथा, क्योंकि इसमें तीसरे नंबर पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप लगा है, एंड वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसमें भी तीसरे में लगा है, लेकिन वो इसके मुकाबले कम पावरफुल है, तो ये आ गया। और लास्ट में ये, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही कार्बन की चेन है जो इंडक्टिव इफेक्ट दे रही है, और उसके अलावा कोई है नहीं उसके पास। तो ये हो गया इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसमें और क्वेश्चंस में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। अच्छा, यही चीज अगर हम इलेक्ट्रॉन कार्बो अनायन बोल दें तो यही चीज रिवर्स हो जाएगी। मतलब क्या? अभी भी आपने देखा कि जो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे वो उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसको रहेगा फिर? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अरे भाई, उसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन नहीं है और तुम और इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो और अनस्टेबल ही तो करोगे उसको। तो स्टेबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। अब इसको हम क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को प्लस आई इफेक्ट भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं? माइनस आई बी इफेक्ट बोलते हैं। तो अभी आज के लिए तो हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे रुक जाते हैं, एंड फिर इसके बाद का हम करेंगे कल। सो थैंक यू फॉर टुडे।